और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हरियाणा में अभी कोई इतना जनाधार नहीं है कि वो किला फतह कर सकें। भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबिल होंगी, बाकी ये सब वोट कटवा की भूमिका में होंगे। बिल्कुल मैं दो टूक कहना चाहता हूँ। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अब इसी मेरी बात समझ लीजिए, गठबंधन का क्या मतलब है। मायावती दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं। तो बड़ी नेता मानी जाती नहीं है, दलित समाज की आज भी वो सबसे अनडाउटेडली पूरे देश में वो सबसे बड़ी नेता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन हो गया है। अब दोनों ही पार्टी मिलकर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जिस तरीके से दो युवा एक साथ आए हैं, तो विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्या ये गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कामयाब होगा या फिर बस एक वोट कटवा की भूमिका में ये गठबंधन रहेगा? हरियाणा में संभावना किसकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब होगी, हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। शुक्रिया चौधरी साहब। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने में हरियाणा में कामयाब होगी या लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक हैट्रिक की बात है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ 70-80 है और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, और कुछ ही समय पहले मनोहर लाल खट्टर को वहाँ से पदच्युत करके भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी पर मुख्यमंत्री का उनके सिर पर एक तरह से ताज पहनाया। दरअसल अगर आप अतीत में जाएंगे, हरियाणा राज्य जब से बना हुआ, मेरा ख्याल है कि 67 में पहला चुनाव हुआ था, तो हरियाणा में जाट राजनीति का दबदबा रहा है। सन 2014 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैर जाट को, मनोहर लाल खट्टर को, वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया, दोबारा बनाया गया, और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जाट और जाटों से जो अलग राजनीति है, जाटों के प्रभाव में वहाँ पर जो भी जातियाँ हैं, करीब 55-56 जातियाँ हैं जो वो चुनाव को प्रभावित करती रही हैं। अब जहाँ तक आपने सवाल किया कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी चीफ हैं, सांसद हैं नगीना से, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है आज़ाद समाज पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, उनमें एक अलग तरह की आग देखी जाती है। उन्होंने जननायक जनता पार्टी जो उसके कर्ता धर्ता अगुआ कह लीजिए, जो उसकी रहनुमाई कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी, तो वो दुष्यंत चौटाला जी के साथ उन्होंने जो है एक तरह से दोस्ती की है, सियासी दोस्ती जिसको कहते हैं, चुनाव से थोड़ा समय पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला में अनबन हो गए और वो अलग हो गए। अगर आप पिछले चुनाव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जजपा को 10 सीटें मिली थी और वो सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिला था जजपा को। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जीतने के बाद फिर भाजपा के पाले में चले गए, उप मुख्यमंत्री बने, 4.5 साल तक सत्ता का स्वाद चखा। तो मुझे नहीं लगता कि जजपा वहाँ कोई गुल खिला पाएगी। और रही बात चंद्रशेखर आजाद की, जो इनकी आसपा है, आसपा से गठबंधन जरूर हुआ है, 20 सीटों पर आसपा लड़ेगी, बाकी 70 सीटों पर जजपा चुनाव लड़ेगी। और दावा तो ये लोग कर रहे हैं, दिल्ली में जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम 90 से 90 सीटें जीतेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। वहाँ मुख्य लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा अपना वोट बैंक गंवा चुकी है पिछले लोकसभा चुनाव में। आप देखिए अभी जो हुआ, तो कांग्रेस 5 सीटों पर जीती है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, और किसी दल की वहाँ दाल नहीं गली। और उसकी साफ वजह यह है कि भाजपा को लेकर के वहाँ पर जो है एक तरह से सत्ता विरोधी लहर है। जबकि 2014 में 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 2019 में भी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव में जीत गई थी।
और विधानसभा चुनाव में आप देखिए तो कांग्रेस 30-31 सीट पर सिमट गई थी और ये बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, बाकी जसपा से मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, सरकार अभी तक चल रही है। जसपा का सबसे बड़ा फॉल्ट आप यही देख लीजिए, उसके 6 विधायक पार्टी से निकल चुके हैं। अब स्वयं बचे हुए दुष्यंत चौटाला, इनकी मां नैना चौटाला, राम कुमार गौतम और एक विधायक और हैं। तो ये पार्टी एक तरह से इसकी जो संग बुनियाद है वो खोखली नजर आ रही है। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हरियाणा में भी कोई इतना जनाधार नहीं है कि वो किला फतह कर सकें। ये तो चूंकि उन्हें आगे राजनीति में बढ़ना है, लंबा सफर तय करने की उन्होंने सोची है, तो हरियाणा में भी वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ। ये तो रही जजपा और आसपा की बात। आम आदमी पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का अभी तक मेरा ख्याल है किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। तो ये भाजपा और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबिल होंगी, बाकी ये सब वोट कटवा की भूमिका में होंगे। बिल्कुल मैं दो टूक कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था और जसपा ने 10 सीटों पर वहां पर विजय हासिल की थी, आपने बताया भी कि सत्ता विरोधी लहर में वो 10 सीटें जीत गए थे, लेकिन फिर भाजपा के पाले में जाकर बैठ गए थे। तो उस समय चाबी सत्ता की एक तरह से दुष्यंत चौटाला के हाथ में थी और चंद्रशेखर इस बार भी ये कह रहे हैं कि सरकार हरियाणा में जो बनेगी तो वो हमारे बिना नहीं बनेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये संभव है? देखिए, ये हर राजनीतिक दल के जो बड़े नेता होते हैं वो ऐसा दावा करते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं देखा आपने, सब दावा कर रहे थे कि नहीं, कांग्रेस दावा कर रही थी हमारी सरकार बनेगी, नहीं बनी, जोड़ गांठ करके फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो लोग हारते हारते जब वोटों की गिनती होती कहते हैं कि नहीं, अभी आखिरी क्षण में देखिए क्या तमाशा होता है। तो ये तो नेता को पता होता है, लेकिन अगर नेता ये कहते हैं कि नहीं हमारी पार्टी नहीं इतनी मजबूत है या हम सरकार बनाने में सफल नहीं होंगे, तो उसके कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। तो एक राजनीतिक बोल है जिसको सारे नेता बोलते हैं। तो कम से कम पत्रकारों को तो इस पे थोड़ा गहराई से मंथन करना चाहिए। दावे कुछ भी हो, लेकिन हकीकत में वहाँ का चुनाव परिणाम जो है कुछ और ही होगा। और इस बार मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है और ले देकर के, जैसे पिछली बार 7 निर्दलीय थे, तो इस तरह से जोड़ बांट करके कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि भाजपा को लेकर बड़ा नकारात्मक माहौल है पूरे हरियाणा में। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भाजपा को लेकर नकारात्मक माहौल है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं बहुमत जा सकता है जी, ये आपका आकलन है? पूर्ण बहुमत तो मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस ले जाएंगी इस बार, ऐसा मुझे लगता है। और 2-4 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो जो निर्दलीय वगैरह जीतेंगे या इक्का दुक्का, उनको जोड़ करके कांग्रेस सरकार बना सकती है। 10 साल कांग्रेस को हो गए और उपलब्धियों के नाम पर बीजेपी को वहाँ शासन करते हुए, और 1 अक्टूबर को मेरा ख्याल है मतदान होना है वहाँ पे। तो 10 साल में तमाम विसंगतियाँ रही हैं। और आप देखिए कि जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, पहले जो उनका अनशन तमाम वो, और अभी चलो ओलंपिक में विनेश फोगाट को लेकर के भी एक बहुत सहानुभूति की लहर उठी है और लोग परोक्ष रूप से तोहमत लगा रहे हैं कि इसमें सरकार की भी कहीं कहीं ढिलाई है। कांग्रेस ने इसको भुनाया भी है, उनका तो जबरदस्त स्वागत भी किया है, अवसर को भुनाया है। और विनेश के मतलब हाव भाव से जो ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ उन्मुख हो सकती है, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकती है। आखिरकार खिलाड़ी, फिल्म इंडस्ट्री वाले, अभिनेता, ये सब अंततः सियासत में जा रहे हैं, तो ये भी संभव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके का ये गठबंधन हुआ है जजपा और आजाद समाज पार्टी का, और आपने कहा कि ये एक तरह से वोट कटवा की भूमिका में है, तो ये वोट कांग्रेस के काट रहे हैं या भाजपा के? मतलब नुकसान किसको हो रहा है? दोनों दलों को नुकसान होगा। देखिए, मायावती ने भी वहाँ गठबंधन किया था और 2-3 बार गठबंधन किया मायावती जी ने। मायावती आज भी दलितों का जो थोक वोट बैंक है मायावती के पास, बसपा के पास है। मेरी बात समझिए। यह और बात है कि लोकसभा चुनाव में मायावती को कोई सीट नहीं मिली उत्तर प्रदेश से, और उसके कई सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। सत्ता का दबाव रहा, उनकी निष्क्रियता रही, या जो भी रहा हो। लेकिन अगर मायावती अब फिर से सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं और जिस तरह से उनका रुख लग रहा है वापस आकाशानंद को पार्टी मिले ना, तो अभी भी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र और राजस्थान हो, जहाँ भी, तो बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों का थोक वोट बैंक है। नगीना से चंद्रशेखर का जीतना जो है वो उसके कई कारण हैं। बसपा का वहाँ खुद कमजोर पड़ जाना सबसे बड़ा कारण है। और दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीट थी,
इसलिए भी चंद्रशेखर का जीतना लाजिमी था। अन्य सीटों पर कहाँ अगर उतारते भी, केवल अकेले चंद्रशेखर वहां से लड़े, जीत गए, लेकिन एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है। और हरियाणा राज्य में जजपा और आसपा मिल करके देखिए क्या होता है, लेकिन लड़ाई तो इन्हीं दोनों के बीच में है, कांग्रेस और बीजेपी की। आम जनता को पता है ना कि भाई सरकार कौन बनाने की स्थिति में होगा। मायावती दलित समाज की बड़ी नेता मानी जाती हैं। है बड़ी नेता मानी जाती नहीं है, दलित समाज की आज भी वो सबसे अनडाउटेडली पूरे देश में वो सबसे बड़ी नेता है। तो जिस तरीके से वो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं और हरियाणा में उनका भी पहले कुछ पार्टियों से गठबंधन रहा है, विफल रहा है, तो क्या वो सफल रहा है? बहुत अच्छा, उनको कोई उसका लाभ नहीं बहुत मिला है। देखिए हरियाणा में क्या है, 21% जो है वो दलित मतदाता है और करीब 35 सीटें ऐसी हैं जिस पर दलित मतदाता प्रभाव डालते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा के प्रभाव में है। अभी दलितों का वहाँ जो वोट बैंक है, वो किसी मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती दलितों की नेता, वहाँ कोई भी दलितों का ऐसा नेता नहीं उत्पन्न हुआ है। बता रहा हूँ कि पहले लंबे समय तक जैसे ताऊ जी, देवीलाल, फिर भजन लाल, बंसीलाल, ये 3 लाल जो है वहाँ की राजनीति में लंबा सफर तय किए। देवीलाल जी प्रधानमंत्री तक पहुंचे। अब ओम प्रकाश चौटाला जी थे तो उनको जेल वेल हो गई, नहीं तो उनका भी दबदबा रहा है। उसके बाद से भाजपा ने जो चाल चली है कि गैर जाट बिरादरी को, अब जैसे नायब सिंह सैनी को क्यों वहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, पहले मनोहर लाल खट्टर को बनाया था, तो ये भाजपा का अभिनव प्रयोग है, नया प्रयोग है और सफल रहा। लेकिन राजनीति में बदलाव होता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है बदलाव होना चाहिए हरियाणा में इस बार। जिस तरीके से आपने बताया कि मायावती दलितों की आज भी सबसे बड़ी नेता हैं और उन्होंने जिन पार्टियों से हरियाणा में गठबंधन किया तो वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन पिछले 2-3 सालों से चंद्रशेखर आजाद को भी दलितों का मसीहा कहा जा रहा है और जजपा से उन्होंने गठबंधन कर लिया है। तो ये गठबंधन क्या लगता है? देखिए अब आप यहाँ आइए, मायावती और चंद्रशेखर की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। चंद्रशेखर एक, अभी मान लीजिए जैसे कोई पौधा होता है और एक वृक्ष होता है, दोनों में फर्क होता है। तो चंद्रशेखर की राजनीति अभी जो है पुष्पित पल्लवित हो रही है, वो ग्रोथ कर रहे हैं। मायावती इस बड़े सूबे की 4 बार सुल्तानी कर चुकी है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है और उनका बड़ा लंबा राजनीतिक सफर है, बहुत लंबा तजुर्बा है, बड़ा लंबा अनुभव है और वो मेरा ख्याल है कि सभी सदनों में हम भूमिका निभा चुकी हैं। तो मायावती चंद्रशेखर की कोई तुलना नहीं। मायावती का संगठन भी आज भी बहुत मजबूत है। पश्चिम में, पूर्व में चंद्रशेखर की पार्टी का कहाँ था उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, या मिडिल में। तो ये पश्चिम के जो कुछ क्षेत्र है यहाँ के, खासतौर से यूथ जो है, और चूंकि ये मीडिया ने भी चंद्रशेखर को बहुत हाइप दी है और तमाम सारे नेता हैं जिनको मैं जानता हूँ, दलित बिरादरी से ताल्लुक करते हैं, बड़े क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, सीजन्ड है, बट चंद्रशेखर जैसी शोहरत क्यों नहीं मिली। चंद्रशेखर में देखिए, मैंने कहा ना कि एक जंग लड़ने की कुव्वत है उनके भीतर, एक आग है। वो 6 महीना जेल में रहे, पत्थर पर सोए, तो राजनीति त्याग भी मांगती है ना। अगर आप चाहें कि हमेशा वातानुकूलित गाड़ियों में घूमते रहें और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ट्वीट करके, तो नेता तो जमीन पर उतरना पड़ता है भाई। मतलब आपके हिसाब से ये गठबंधन कोई नहीं, हरियाणा में ये गठबंधन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कारगर होगा। नहीं, सत्ता के सिरहाने तक तो यही दोनों पहुंचेंगे, बीजेपी या फिर कांग्रेस। गैर परों से उड़ सकते हो, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। अब इसी मेरी बात समझ लीजिए कि गठबंधन का क्या मतलब है और जो बड़े दल, राष्ट्रीय दल है, वो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।